हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टेट टीजीटी एसएसटी इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। देखते हैं दोस्तों, जैव गैस का संयंत्र। जैव गैस का संयंत्र क्या होता है दोस्तों? जो जैव गैस होती है वो एक तो गोबर गैस और एक बायोगैस संयंत्र, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों? गोबर गैस बनती है। और दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? गोबर गैस, इसके नाम से पता चल रहा है कि गोबर से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, किससे मिलकर बना है? गोबर से मिलकर बनी है। इसमें सिर्फ गोबर का उपयोग किया जाता है और किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता। और जो बायोगैस होती है दोस्तों, जो बायोगैस संयंत्र होता है वो किससे मिलकर बना है? गोबर के साथ साथ उसमें क्या क्या मिल होता है? छिलके, फल फ्रूट के क्या होता है, फल सब्जियों के क्या होते हैं, छिलके मिले होते हैं। और जो हमारा बचा कुचा जो सामान होता है खाने पीने का, वो मतलब कूड़ा करकट लगा लो, और जलकुंभी आदि क्या होते हैं, उनको सड़ाकर जो गैस बनाई जाती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? बायोगैस संयंत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? बायोगैस संयंत्र। देख लेते हैं। जो पादप अवशेष, पशुओं का गोबर आदि सेलुलोजी पदार्थ अवायु जीव गैस में विघटित होकर बड़ी मात्रा में दहनशील गैसें उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी? 50 से 60% मीथेन, 30 से 40 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 से 10% नाइट्रोजन, 1.0 और 2% क्या होता है? नाइट्रोजन पैदा करते हैं दोस्तों। ठीक है, गोबर जो पशुओं के गोबर से ईंधन गैस तैयार करने की विधि का विकास किया। इस संयंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु कितने होते हैं दोस्तों? 32 से 156 डिग्री F ताप परिसर में कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों हम। आगे क्या है हमारा? विनाइट्रीकरण देख लेते हैं दोस्तों। क्या देख लेते हैं? विनाइट्रीकरण देख लेते हैं एक बार। सॉरी दोस्तों, पहले नाइट्रीकरण देख लेते हैं। नाइट्रीकरण, ठीक है। नाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रीकरण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनिया नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिणत हो जाती है। यह एक वायुजीवी प्रक्रम है, स्वपोषित बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। नाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, उनको कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया। वो दो वर्ग है जो देख लेते हैं दोस्तों। एक तो बैक्टीरिया जो अपनी कोश संश्लेषण के लिए NH4 के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और दूसरा कौन से होता है? बैक्टीरिया नाइट्रेट के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा विनाइट्रीकरण देख लेते हैं। विनाइट्रीकरण क्या हो जाएगा? नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण की अनेकों प्रक्रमों द्वारा मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना प्राय विनाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? जो मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में देखूँ तो विनाइट्रीकरण का अभिप्राय उस प्रक्रम से है जिसमें मृदा के नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में पूर्ण अवकरण होता है। ये क्या होता है दोस्तों? विनाइट्रीकरण होता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय तत्व नाइट्रोजन मृदा में स्थायी अकार्बनिक नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा आयतन आधार पर लगभग 78% तथा भारात्मक आधार पर कितनी हो जाएगी? 75% होती है। ठीक है दोस्तों, मृदा में वायुमंडल की नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के प्रक्रमों को देख लेते हैं दोस्तों। एक तो विद्युत प्रभाव से, एक मृदा में फोटोकेमिकल अभिक्रिया द्वारा, और असहजीवी बैक्टीरिया द्वारा जैसे एजोटोबैक्टर, एक्रोमोबैक्टर। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं नीली हरी एल्गी द्वारा, अस्परजिलस म्यूकर तथा पेनिसिलियन कवक द्वारा, सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा जैसे राइजोबियम प्रजाति। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारे खादों का वर्गीकरण कैसे किया गया। खादों का वर्गीकरण दोस्तों एक तो जैविक आधार पर किया गया है। जैविक आधार पर देख लेते हैं कार्बनिक जीवांश या पूर्ण खाद देख लेते हैं। जो भारी कार्बनिक खाद होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है? जो वज़न में ज़्यादा होती है और जो तत्व होते हैं उनमें बहुत कम होते हैं। तो ये होती है गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट, हरी खाद, और मानव विष्ठा, चिड़ियों की फीट, अपवक और मैली की खाद, गंदे नालों से खाद। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? वज़न में तो क्या होता है? ज़्यादा होती है, और पोषक तत्व कम देखने को मिलते हैं। हल्की कार्बनिक खाद देख लेते हैं दोस्तों। जो हल्की कार्बनिक खाद होती है वो क्या होती है? वज़न आयतन में तो क्या होती है दोस्तों? कम होती है, और जो इनकी पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा दोस्तों खलियाँ, हड्डी का चूरा, सूखा रक्त, मछली की खाद। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों आगे।
ये अजैविक अकार्बनिक विशिष्ट अपूर्ण खाद। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं। नत्रजन युक्त उर्वरक देख लेते हैं। अमोनिया उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक और अमोनाइड उर्वरक। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं फॉस्फोरस युक्त उर्वरक देख लेते हैं। फॉस्फोरस युक्त कौन कौन से उर्वरक होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। कौन से होते हैं जल में घुलनशील? सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट। साइट्रिक अम्ल में घुलनशील डाई कैल्शियम फास्फेट, हाइपर फास्फेट, हाइपर फास्फेट, रॉक फास्फेट। पोटासिक उर्वरक देख लेते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट, काइनाइट, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं यौगिक उर्वरक जैसे डाई अमोनियम फास्फेट, NPK मिश्रण के विभिन्न ग्रेड नाइट्रोफोस, आमेफोस और इफ्को ग्रेड नंबर 1 और इफ्को ग्रेड नंबर 2। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा पादप रोग जो विज्ञान है वो देख लेते हैं दोस्तों एक बार। प्रमुख पादप हार्मोन देख लेते हैं। प्रमुख जो पादप हार्मोन होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? फल वृक्षों की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें क्या होती है? गतिविधियाँ कौन कौन सी होती है? वृद्धि, फूल आना, फल का आना, फिर जड़ निकलना, फल आकार में बड़ा होना। ठीक है, और फलों का पकना, असमय फल का गिरना। ये सारी जो गतिविधि होती है दोस्तों पादप हार्मोनों की भूमिका होती है उसमें, सारी सारी क्रियाओं में। ठीक है दोस्तों, इनमें जो प्रमुख है वो क्या है? ऑक्सीजन्स क्या होता है? ऑक्सीजन्स, साइटोकाइनिस, ओजिब्रेलिन्स और इथाइलिन। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दोस्तों हमारे ये इथाइलिन तो हो गया दोस्तों। पौधों के आवश्यक 16 पोषक तत्व देख लेते हैं। क्या दोस्तों, जो पौधों के लिए आवश्यक है 16 पोषक तत्व वो देख लेते हैं। मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मुख्य तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। और सूक्ष्म देख लेते हैं दोस्तों। लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरोन और मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? 16 पोषक तत्व है जो पौधों के लिए ज़रूरी है दोस्तों। पौधों, फसलों और फलों में तत्वों की किन कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। जो नींबू है उसमें क्या होता है? डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। जो डाईबैक रोग होता है जो नींबू में, तो वो क्या होता है दोस्तों? कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी से होता है। ठीक है, नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से होता है। पोटेशियम की कमी से लीची में पत्ती जलने लगती है। ठीक है दोस्तों, और बोरोन की कमी से जो होता है आम में निक्रोसिस रोग हो जाता है। किसकी कमी से होता है निक्रोसिस रोग? बोरोन की कमी से। क्लोराइड की कमी से आम में लीफ सक्रोच रोग, क्लोराइड की कमी